नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ, जहां जम्मू कश्मीर में अब तक 11 बजे तक का अगर जिक्र किया जाए तो 26.72% मतदान हुआ है। अनंतनाग में 11 बजे तक 25.55% वोटिंग हो चुकी है। किश्तवाड़ में 11 बजे तक 32.69% वोटिंग हो गई है। यही स्थिति डोडा में भी देखने को मिली, जो कि अति संवेदनशील इलाका कहा जाता है, जहां 11 बजे तक 32.20% वोटिंग हुई। कुलगाम में 11 बजे तक 25.95% वोटिंग हुई है, तो वहीं शोपिया में 25.96% वोटिंग हुई है। साथ ही रामबन में 11 बजे तक 31.25% वोटिंग हुई है। पुलवामा में 11 बजे तक 20.37% वोटिंग हुई है। लगातार निर्वाचन आयोग के जरिए हर कुछ घंटों बाद जो आंकड़े हैं वो यहां पर साझा किए जा रहे हैं, और ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर किश्तवाड़, डोडा और कुलगाम की, जिसमें कुलगाम डोडा अति संवेदनशील इलाका कहा जाता है, लेकिन वहां की तस्वीरें देखकर एक हर किसी का जो अभी मन है वो काफी गदगद और उत्साहित है। वो इसलिए कि लोकतंत्र के महापर्व में देखिए किस तरह से लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये कतारें अब धीरे धीरे लंबी होती हुई नजर आ रही है, लेकिन जब सुबह 7 बजे से तस्वीरें सामने आई थी तो उस दौरान से एक अलग ही नजारा देखने को मिल रहा था। 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें लोग उत्साह के साथ हिस्सा ले रहे हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कहना है मतदाताओं का। 10 साल के बाद हमको ये मौका मिला है जम्मू कश्मीर के लोगों को कि भाई वो अपना नुमाइंदा चुने और अपनी मुंतखब सरकार चुने। तो ये आप देख रहे हैं कि लोगों में कितनी खुशी है। तो शुक्र है अल्लाह का कि 10 साल के बाद दिल्ली वालों को ये याद आया कि भाई जम्मू कश्मीर भी है, जम्मू कश्मीर के लोग। ये पहली बात तो ये कोई ऐतिहासिक चुनाव नहीं है। एक किसी भी डेमोक्रेटिक जमहूरियत के अंदर 10 साल के बाद चुनाव होना, ये उस जमहूरियत, उस डेमोक्रेसी के लिए बहुत करारा थप्पड़ उसके मुंह पे है। बड़ी शर्म की बात है ऐसी किसी भी जमहूरियत के लिए जहां उनको 10 साल लग गए चुनाव करने में। तो मैं समझता हूं ये ऐतिहासिक इस वे में जरूर है कि ये पहली बार डेमोक्रेसी का, संविधान का जो करारा थप्पड़ अगर किसी जगह पे मिला है तो वो जम्मू कश्मीर के अंदर है, और उसका जवाब हम आज देख रहे हैं। लोग कैसे बड़ी बड़ी लाइनों में यहाँ लगे हुए हैं, उस गुस्से के खिलाफ, उस एंगर के खिलाफ लोग निकले हैं। जो फैसले उनके ऊपर थोपे जा रहे हैं उनकी मर्जी के बगैर, उनके मन के बगैर, आई थिंक उसके लिए ये लंबी लंबी कतारें लगी हैं और उसके लिए लोग वोट डालने आ रहे हैं। वोट इसलिए डाला क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमी डाउन है कश्मीर की। मैं यूथ से ज़्यादा गुजारिश करता हूँ कि वो अपना वोट आज ज़रूर डाले, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है। हम अच्छी सरकार चाहते हैं यहाँ कश्मीर में, अपने कश्मीर में हम अच्छी सरकार चाहते हैं। लगभग आज 10 साल के बाद वोटिंग फिर से कश्मीर में हो रही है असेंबली के लिए। तो एक खुशी सी है हमें, क्योंकि बहुत सालों के बाद हमें फिर से मौका मिला है अपना राइट कास्ट करने के लिए। वी आर थैंकफुल फॉर दैट। हम डेवलपमेंट के लिए वोट डाल रहे हैं, क्योंकि हमारा गांव जो है इसको डेवलपमेंट की ज़रूरत है। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, तो हमने वोट डेवलपमेंट के लिए डाला है। बिल्कुल हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट हो जाए, ताकि बरादरी, भाईचारा हर हिसाब से कायम रहे। सर, एक तो मैं बोलूँगा यही कि यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट चाहिए, और मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ अपने यूथ से कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना परसेंटेज में वोटिंग करे। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में महंगाई, बेरोजगारी जैसे कई मुद्दे हैं जिसको लगातार लोग उठा रहे हैं, वोटर्स उठा रहे हैं, और अपने जहन में रखकर उसी के आधार पर आज वोटिंग की प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है लोकतंत्र की जो खूबसूरती है वो आज घाटी में देखने को मिल रही है 24 सीटों पर, जहां पर सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन उसके उधर अगर सियासतदानों का जिक्र किया जाए तो सियासतदान फिलहाल 2 मुद्दे उठा रहे थे, जो था जम्मू कश्मीर के लिए स्टेट होल्डर और धारा 370 का बहाल करना। चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस, एक तरफ बीजेपी उपलब्धि गिना रही थी तो दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जिनका गठबंधन हुआ है, जो अलायंस में है, वो लगातार 370 बहाली का जिक्र कर रहे थे। ऐसे कई सवाल जो लगातार हर घाटीवासी के जहन में है, उन सवालों का जवाब आज इस चर्चा के जरिए जानेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आप सभी का तारुफ कराते हैं। अमित तिवारी जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वैभव त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं सईद मुस्तफा मसूदी जी। वैभव त्रिपाठी कांग्रेस के प्रवक्ता है, माफ कीजिएगा। आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। शुरुआत अमित तिवारी जी मैं आप ही के साथ करना चाहूंगी। आप लोग अपने आप को घाटी में कहां देख रहे हैं? रितु जी, सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और समय देने के लिए। देखिए, 2019 में 5 अगस्त को जब
घाटी से 370 को हटाया गया था और एक अभिन्न राज्य, एक सही मायने में जम्मू एंड कश्मीर को बना लिया गया था भारत का। तो तब से अगर आज तक अगर आप देखेंगे तो जो वहां पर डेवलपमेंट हुई है, आप देखिए त्राल जैसे इलाका जो काफी संवेदनशील हुआ करता था, बुरहान वानी का गढ़ हुआ करता था, आतंकवाद का गढ़ हुआ करता था, वो आज केंद्र बना हुआ है पर्यटन का। वहां पर लोग हर गांव तक आप देखेंगे तो वहां पे सड़कें पहुंची हुई हैं। तो निश्चित तौर पे वहां पे डेवलपमेंट के काफी काम हुए हैं, पर्यटन बढ़ा है। अगर आप आंकड़े देखें तो एक समग्र विकास जिसको हम कहते हैं, आप देखिए तो वहां पर हेल्थ सेक्टर किस तरीके से वहां पे हो रहा है, काम हो रहे हैं हेल्थ सेक्टर के लिए, स्कूल्स खोले जा रहे हैं। और आप देखिए तो 30-35 साल के बाद, 40 साल के बाद लगभग अगर वहां पर ताजिया निकलता है जो बिना किसी विवाद के, बिना किसी रोक टोक के वहां पर होता है, तो एक तरीके से सिनेमा थिएटर्स खुलते हैं। तो एक तरीके से एक जो नॉर्मलसी जिसको हम कहते हैं कि जो सामान्य स्थिति की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, तो वो उसको देखा जा रहा है। जो कहा जा रहा है कि बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी है या महंगाई बढ़ गई है, तो आप देख लीजिए महंगाई के आंकड़े तो अभी आए हैं, 4% से भी वो घट गए हैं इस बार के क्वार्टर में। तो महंगाई को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। जहां तक रही बेरोजगारी की बात, तो पहले जिस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर में केवल दो परिवारों का राज हुआ करता था, मुफ्ती परिवार और उमर साहब का परिवार, तो और जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट का पैसा था वो इन्हीं दो परिवारों तक सीमित होकर रह जाता था और लोगों तक नहीं पहुंचता था। आज वो स्थिति नहीं है। आज अगर आपको सड़कें लग पहुंची रहा है हैं अमित तो तिवारी गांव, जी की घाटी में आप लोगों का चयन होगा? निश्चित तौर पे रितु जी, देखिए हम तो पूरे के पूरे घाटी में सरकार बनाने के लिए वहां पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जनता हम पर भरोसा करेगी और जो काम हमने करके दिखाए हैं, जो वहां के राज्यपाल ने जो काम वहां पर किए हैं, निश्चित तौर पे उस पर भरोसा रखते हुए आगे हमें सरकार बनाने का मौका मिलेगा। वैभव त्रिपाठी जी, आपका रुख करते हुए सर, आप अपने आप को कहां देख रहे हैं? क्योंकि देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस से बेशक से गठबंधन है और ऐसे में तमाम वो दावे वादे आप लोगों के जरिए, मैनिफेस्टो के जरिए किए गए हैं। ऐसे में क्या लग रहा है, क्या जो आपका पलड़ा है वो मजबूत है? देखिए, काफी मजबूत है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का पलड़ा। वो इस वजह से कि हम लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करते हैं। ये वो सरकार है जो पिछले 10 साल में विधानसभा उनका चुनाव नहीं करा पाई। कितने दबाव के बाद आज 10 साल बाद विधानसभा के लिए वोट पड़ रहे हैं और आप उसी के रिपोर्ट में दिखाया गया कि पब्लिक उत्साहित, क्यों उत्साहित है? वो अपनी सरकार चुनना चाहती है। वो बिल्कुल भी ऐसी सरकार नहीं चुनेगी जो कि उसके हकों को मार्जिनलाइज कर दे, वो हकों को खत्म कर दे। तो राष्ट्रपति शासन लगा के कितने लंबे समय से इसको टरकाया जा रहा था चुनाव को, वो इसलिए क्योंकि वहां मोदी सरकार अपना कब्जा चाहती और वो पब्लिक नहीं चाहती। इसी वजह से वहां पे चुनाव नहीं हो रहे थे। अब बात ये करते हैं बुरहान वानी की, मसर्रत आलम की भी बात कर लेनी चाहिए अमित जी को। मसर्रत आलम को क्यों जमानत दे दी गई? क्योंकि इनके गृह मंत्रालय ने लचर रवैया अपनाया। तो आतंकवादियों को छोड़ देते हैं, आतंकवादी जो है उनको ये टिकट दे देते हैं। ये इनकी अपनी सोच हो सकती है, हमारी वो सोच नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, पूर्व के जो राज्यपाल सत्यपाल मलिक साहब इन्हीं के दल के नेता रहे हैं, उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ गया है कि 400-400, 600 करोड़ रुपए एक टेंडर के लिए उनको ऑफर हुए थे और उन्होंने वो ऑफर ठुकरा दिया। उसके बाद जब उनको हटा दिया गया फिर वो प्रोजेक्ट हुए। दैट मीन भ्रष्टाचार का बोलबाला था और इनके लोगों ने वहां लूट मचा रखी है। वहां की पब्लिक को इन्होंने फोर्स की नोक पे खड़ा करके रखा है, जबकि वहां के लोग विकास चाहते हैं। अगर ये विकास की सोच रखने वाले होते तो वहां लोकल इलेक्शन कराए होते, विधानसभा के इलेक्शन टाइम पे हुए होते, इतना डिले ना करना होता। इनको कब्जा चाहिए। यही कारण है कि एक तरफ जहां भाजपाई दिल्ली में कहते हैं पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन पिछले 10 साल से सेंटर में सरकार है, दे नहीं रहे हैं। और जम्मू कश्मीर जो भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि एक पूर्ण राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। एक तरफ जहां स्टेटहुड की मांग हो रही है दिल्ली की, वहीं भाजपा की सरकार एक पूर्ण राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट कर देता है। आखिर क्या मजबूरी है?
एक देश एक चुनाव की बात करने वाले मोदी जी, जब जब चुनाव आता है तो ये एक सुगुफा निकल के आ जाता है, वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन का दावा भरने वाले हरियाणा चुनाव के साथ जो महाराष्ट्र का चुनाव होता था, वो 2 राज्य में चुनाव नहीं करा पाते, तो कैसे एक देश एक चुनाव करा पाएंगे आप? और यूनिफॉर्मिटी हर जगह नहीं लागू होती। भारत एक विविधता में एकता का देश है और आप विविधता को रगड़ के यूनिफॉर्म करना चाहते हैं, जिसको देश की जनता पसंद नहीं करती। जी, समझ रहे हैं? हाँ वैभव जी, एक और सवाल आपसे, क्योंकि देखिए 2 मुद्दे हैं जिसको लेकर न सिर्फ आप लोगों ने बल्कि तमाम जो सियासतदान है, राजनीतिक पार्टी है, उन दोनों ने इन दोनों मुद्दों को उठाया। वो था स्टेटहुड, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, और कांग्रेस आज से नहीं बल्कि लंबे समय से कर रही है। राहुल गांधी ने तो समर्थन भी किया कि स्टेटहुड अगर आम जनमानस को चाहिए होगा, जम्मू कश्मीर को चाहिए होगा, तो हम उसके साथ हमेशा से खड़े हैं। दूसरा मुद्दा जो प्रमुखता के साथ उठाया गया वो 370 को लेकर एक तरफ बीजेपी ये कह रही है कि 370 जैसी थी और उसके बाद जब यहाँ पर लागू किया गया तो उसके बाद जो चीजें हैं वो काफी हद तक ठीक हुई है। जम्मू कश्मीर अब नया कश्मीर बन चुका है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में ये मेंशन किया है कि अब 370 को बहाल कर दिया जाएगा अगर वो सत्ता में आती है। हालांकि इतना आसान नहीं होगा आप लोगों के लिए, लेकिन कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, कांग्रेस ने हमेशा से स्टेट बोर्ड राज्य का दर्जा देने के लिए संकल्पित है। अगर वहां की जनता कहेगी क्यों नहीं देंगे, और वहां की जनता ये बात कह रही है कि पूर्ण राज्य हमको चाहिए। दूसरी बात अगर कर लें, ये वो लोग हैं सर 370 को लेके कीजिए, मैंने सिर्फ 2 मुद्दे आपके समक्ष रखे हैं। 370 के लिए जो हमारे सहयोगी गठबंधन के साथी हैं, क्योंकि केंद्र का ये मामला है तो विधानसभा से वो चीज तो हो नहीं सकती। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि जब मुफ्ती साहब के साथ ये लोग गठबंधन में सरकार चला रहे थे और मंच से प्रधानमंत्री जी उसी मंच पे बैठे हैं और मुफ्ती साहब ने कहा, वैभव त्रिपाठी जी माफी के साथ सर, अब मैं अगर आपको बीच बीच में टोकूंगी तो निश्चित तौर पर आपको भी बुरा लगेगा और फिर आप मीडिया या फिर एंकर पे सवाल उठा देंगे। लेकिन सर मैं 300 सवाल नहीं उठाते हैं सर, आप नहीं, आप वो सबको पता है, लेकिन आप बस 370 को लेके, स्टेटहुड को लेके आपने खुले तौर पर अपनी बात रखी है, कांग्रेस का पक्ष रखा, तो 370 को लेकर क्लियर क्यों नहीं? नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि 370 बहाल कर देंगे, आप लोग क्या उनका समर्थन करते हैं या नहीं, ये बताइए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब मुफ्ती के साथ ये गठबंधन करते हैं तो इनके ज्वाइंट जो इनका एक वो बनता है कार्यकलाप का एजेंडा, उसमें तीसरे नंबर पे होता है कि 370 को और मजबूत किया जाए। मोदी जी उसको सहमति देते हैं, लेकिन पीठ में छुरा घोंपने का काम करते हैं मोदी जी। और वहीं जब पीठ में छुरा घोंपते हैं, मुफ्ती साहब कहते हैं कि आतंकवादियों का हम धन्यवाद करते हैं कि जम्मू कश्मीर वैभव त्रिपाठी जी ठीक है, मैं समझ गई, आपके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, अब शांत बैठ जाइए। अब ठीक है सर, जब आपसे सवाल पूछा गया उस सवाल का जवाब आप दे नहीं रहे, आप इधर उधर की दाएं बाएं की बातें कर रहे हैं। सईद मुस्तफा मसूदी जी, आपने सर बीजेपी का भी सुना, कांग्रेस का भी सुना, क्या आपको समझ में आया कि सब कुछ पूरा महज राजनीति से ही ओतप्रोत है? हाँ रितु जी आदाब, ये तो सीधी सी बात है कि ये राजनीति ही कर रहे हैं दोनों। जब कांग्रेस और एनसी का अलायंस ऑफ एजेंडा हुआ तो उन्होंने अपना एजेंडा सामने लोगों के नहीं रहा, क्योंकि कांग्रेस 370 के बारे में उनकी अलग सोच है, सेंटर लेवल पे उनको देखना है, और एनसी की सोच अलग है। तो ये गोलमोली जवाब दे रहे हैं कि अभी भी लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उसके सिवा कुछ और है नहीं। दूसरी बात रही ये स्टेटहुड के बारे में बोल रहे हैं हम लड़ रहे हैं, स्टेटहुड तो दे चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में भी ऐलान कर दिया और साथ में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा। आप ये 370 के साथ स्टेटहुड को जोड़ रहे हैं, अपनी राजनीति में अपने खाते में स्टेटहुड को डालना चाहते हैं, लेकिन इतने लोग बेवकूफ नहीं है कि उनको समझ आ गया कि बीजेपी की सरकार ने वादा किया है जे&के गवर्नमेंट को, जो कि एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर ने भी, इलेक्शन के बाद स्टेटहुड दिया जाएगा। लिहाजा इसमें इन राजनीतिक पार्टियों की इसमें कोई लेन देन नहीं है, स्टेटहुड हमें जम्मू कश्मीर को मिलेगा। रही बात 370 की, 370 में कांग्रेस ने अपनी पॉलिसी वापस वाजिया नहीं की है कि अगर मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस किया है
तो 370 हम उसका सपोर्ट करते हैं, 370 में वहां पे वो अलग हो जाते हैं, वहां पे वो क्लियर बात करते नहीं है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये कहा है कि 370 हमें 100 साल लगेंगे, 370 लाएंगे। लेकिन आज का यूथ और नौजवान 100 साल जीने की नहीं सोच रहा है कि क्या पता वो 100 साल के बाद जिंदा होगा या नहीं होगा। वो आज की बात कर रहा है, जिस चीज को 100 साल के बाद लाना है वो चाहता है आज मेरे लिए क्या अच्छा है मैं उसी से कंप्रोमाइज करूंगा। आज का यूथ चाहता है ठीक है 370 100 साल के बाद आने वाला है, मेरी उम्र तो 10 साल 15 साल भी, अभी 20 साल भी बची नहीं है। जो 50 साल का बंदा है, जो 25 साल का बंदा, वो सोचता है मुझे 40-50 साल और रहना है, मैं किस तरीके से रहूंगा। वो उस दौरान आज ये राजनीति को वो अवॉइड कर रहे हैं, इन नारों को, जिससे उनको फायदा, वो सोचते हैं आज यहाँ बेरोजगारी सईद मुस्तफा मसूदी जी, सर एक और चीज मैं आपसे समझने की कोशिश है। आपको क्या लग रहा है कि 370 को लेकर कांग्रेस अपने स्टैंड को क्लियर आखिर क्यों नहीं कर पा रही है? महज क्या है कि यही वजह कि उन्हें सेंटर में लड़ना है? जी, उनको सेंटर में लड़ना है। मैं मेरे भाई, प्यारे भाई से कहूंगा कि जो बाशऊर कश्मीरी लोग हैं वो उतना बीजेपी को जिम्मेदार 370 में तोड़ने को नहीं समझते हैं जितना कांग्रेस को समझते हैं। वो समझते हैं कि लास्ट में बीजेपी ने ये खून अपने सर ले लिया, अदरवाइज कांग्रेस के सरकारों में इसने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर पूरा खोखला कर ही दिया गया था। तो इसमें अब इन दोनों पार्टियों की ये चालबाजी 370 के बारे में सुनने के लिए आम आवाम राजी नहीं है। अवाम अब यही चाहती है जब 100 साल के बाद ही ये पार्टियां लाएंगे, हम नए पार्टी नए कैंडिडेट उसको वोट देंगे। और आज का वोट जो स्पेशली यहाँ पे है वो वोट पड़ रहा है कि कैंडिडेट को, न कि पार्टी को। जो काबिल कैंडिडेट है, जो लोगों को लग रहा है कि ये आवाम की खिदमत करेगा। यहाँ पे देखो बेरोजगारी का मसला है, यहाँ पे सड़क बिजली पानी का मसला है, यहाँ सेहत का मसला है, हेल्थ का मसला है, यहाँ बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लमें हैं जो लोगों को बहुत देर से सहनी पड़ती है। और आज की डेट में, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई दो राय नहीं है, 2019 के बाद यहाँ लोग मरने से बच गए। इसमें मैं कोई बीजेपी को सपोर्टर नहीं हूं मैं इसमें, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को एक क्रेडिट हो जाता है कि 2019 के बाद यहाँ पे जो है सिविल किलिंग होती थी वो बच गई है, अमन आया है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ इस इलेक्शन में सबसे बड़ी बात वो है जो 70 साल जो मतलब अलहदा नजरिया रखने वाले लोगों को समझा नहीं पाई, उनको मेन स्ट्रीम में नहीं ला पाई, आज वो मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। ठीक है सर, मेरे पास समय की चूंकि कमी है, मुझे चर्चा को यहीं खत्म करना होगा। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत शुक्रिया।